गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हुसैन। लास्ट क्लास में हमारा जो चैप्टर 1 चल रहा है उसके प्रकृति के विशेष क्षेत्र के बारे में हम जानकारी ले रहे थे। परिभाषा बताने से पहले कल हमने विचारधारा के बारे में जानकारी प्राप्त की। विचारधारा इसलिए उनसे हमें इस चीज का पता लग गया है कि मानव और प्रकृति के बीच का जो संबंध बताया जा रहा है उसमें कौन कौन सी विचारधाराएं जिन्होंने केवल प्रकृति को आधार माना, केवल मानव को आधार माना, और कौन से ऐसे विचारधारा थी जो प्रकृति और मानव दोनों के समायोजन को आधार मान रही। तो कल हमने 3 विचारधाराएं पढ़ी थी। एक जर्मनी की, 2 फ्रांस की, और तीसरी जो है वो थी अमेरिका की। अब अमेरिका की विचारधारा, अब इस विचारधारा से थोड़े से प्रश्न बनते हैं, छोटे प्रश्न बनते हैं। यह अमेरिका की और ब्रिटेन की विचारधारा है रूप से। इसके जो प्रमुख प्रतिपादक है वो है ग्रिफिथ टेलर। अमेरिका के ग्रिफिथ टेलर, उन्होंने विचारधारा दी और इस विचारधारा को जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है नवनिश्चयवाद। एक सबसे पहले वाले जो जर्मनी की विचारधारा थी वो निश्चयवादी विचारधारा थी। हम जो पढ़ रहे हैं वो नवनिश्चयवाद, नव मतलब न्यू डिटरमिनिज्म, इसको इंग्लिश में डिटरमिनिज्म बोलते हैं, न्यू डिटरमिनिज्म। तो नव निश्चयवाद, नव नियतिवाद। तो नव नियतिवाद में हम कहेंगे नीतिवाद तो है, यानी इन्होंने भी प्रकृति को तो स्वीकारा है, जैसे संभववाद वाले हैं वो मानव की क्षमता को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन अमेरिका की विचारधारा जो है वो निश्चयवादी विचारधारा नहीं, प्रकृति की विचारधारा, लेकिन प्रकृति को एक नए तरीके से मानव को प्रभावित करने का एक स्वरूप प्रदान करती है। तो ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि नवनिश्चयवाद, अब इसने नवनिश्चयवाद की विचारधारा है, इस विचारधारा के अंदर क्या आता है कि मानव एवं प्रकृति दोनों के समायोजन पर बल देती है। मानव की प्रकृति के समायोजन पर ये बल देती है। ये बल केवल मानव की क्षमता, ये वाली जो है वो प्रकृति की शक्ति, और ये जो है वो मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन करती है। इसका मतलब निश्चयवाद प्रकृति का भी आधार है इसमें, लेकिन एक नए तरीके से मानव और प्रकृति के बीच तालमेल की विचारधारा है, वो विचारधारा अमेरिकन विचारधारा। उसका जो प्रतिपादन किया था वो ग्रिफिथ टेलर ने किया था। इसीलिए इस विचारधारा के अंतर्गत उन्होंने इसी विचारधारा का जो वर्तमान में स्वरूप हम लेते हैं उसे वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कह सकते हैं। वैज्ञानिक निश्चयवाद क्या है कि इन चीजों पर बल देता है कि ना तो एक प्रकृति को इंपॉर्टेंट मानते हैं, ना मानव के परिवर्तनशील स्वरूप को इंपॉर्टेंट मानते हैं, ये दोनों के समायोजन को महत्व देते हैं। दोनों के समायोजन को, इनका मानना है कि प्रकृति जो है वो पूर्ण रूप से मानव को दबा नहीं सकती। यानी पूर्ण रूप से, जैसे ये कहते हैं प्रकृति की सबसे शक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रकृति जैसा कहेगी वैसा करना पड़ेगा, जबकि ये क्या कहते हैं कि मानव की क्षमता सर्वोपरि है। प्रकृति केवल हमें संभावना देती है, मानव अपने अनुसार उसको चूज करता है और अपना विकास करता है। जबकि इन दोनों की जो है वो एकाकी परिभाषा है, यानी ये मानव को सब महत्व देते हैं, ये प्रकृति को महत्व देते हैं। ग्रिफिथ टेलर जो है वो प्रकृति को भी महत्व देते हैं और मानव को भी महत्व देते हैं। तो इन दोनों के प्रक्रिया को समायोजित प्रक्रिया करते हैं, इसलिए इस विचारधारा को वैज्ञानिक निश्चयवाद का नाम भी दिया जाता है। तो छोटा प्रश्न आ जाता है कि नवनिश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? वैज्ञानिक निश्चयवाद। वैज्ञानिक निश्चयवाद किससे संबंधित है? नवनिश्चयवाद से। नवनिश्चयवाद किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर। ये कहां की विचारधारा है? अमेरिका की विचारधारा। इसका दूसरा नाम क्या है? वैज्ञानिक निश्चयवाद। इन्होंने अपने विचारधारा में एक संकल्पना दी, रुको और जाओ।
स्टॉप एंड गो, स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ। ये मानते हैं कि प्रकृति चाहे कितनी भी प्रभावी हो, वो मानव के क्रियाकलापों को ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती। इनका मानना था कि प्रकृति जो है वो एक ट्रैफिक पुलिस का काम करती है। ट्रैफिक पुलिस का काम करने का मतलब ये हुआ कि ट्रैफिक पुलिस जैसे जब भी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, यातायात का जो प्रवाह होता है उस यातायात के प्रवाह को वो सुचारू रूप से संचलन के प्रबंधन के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर इस तरीके से आवागमन की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए वो किसी भी प्रवाह को कुछ समय के लिए रोक सकती है, ताकि दूसरे क्षेत्र के जो लोग हैं वो जहां भी उनका गंतव्य होता है वहां जाने के लिए वो चले जाते हैं। इस प्रवाह को फिर वो कुछ समय के रोकने के बाद में दूसरे प्रवाह को रोक के इस वाले प्रवाह को कुछ समय के लिए खुला छोड़ देते हैं, फिर कभी किसी राज्य से कभी किसी क्षेत्र से। तो ये मानना है कि प्रकृति जो है वो मानव को कुछ समय के लिए रोक सकती है, कुछ समय के लिए रोक सकती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्रकृति जो है ट्रैफिक पुलिस का काम करती है। जैसे हम स्कूल में बैठे हो, ठीक है ना, और हमारी छुट्टी हो गई, जैसे ही बैल बजी बाहर तेज बरसात हो गई, तो तेज बरसात होगी तो हम बाहर नहीं जा रहे हैं, हम कुछ समय के लिए क्या हो गए स्कूल में रहेंगे छुट्टी होने के बाद भी, क्योंकि प्रकृति ने अपना प्रभाव दर्शाया है। तो जैसे ही प्रकृति ने बरसात शुरू की, हम छुट्टी होने के बावजूद भी हम घर नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बरसात हो गई, प्रकृति का प्रभाव हो गया। अब वो बरसात ऐसे तो नहीं कि 6 महीने 2 साल तक लगातार होती रहे, वो घंटे, आधे घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में वो बरसात बंद हो जाती है। जैसे बंद होती है हम अपने घरों की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि प्रकृति का जो स्वरूप आया बरसात, वो मानव की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को कुछ समय के लिए क्या कर दिया, उसने रोक दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से रोक दिया। तो ये मानते हैं कि प्रकृति जो है कुछ समय के लिए अवरोध पैदा कर सकती है, लेकिन मानव को पूर्ण रूप से बाधित नहीं कर सकती। तो प्रकृति के इस स्वरूप को ही मानव के साथ समायोजित करके उन्होंने एक नई परिभाषा दी, एक नई विचारधारा दी, वो नाम है नवनिश्चयवाद। इसीलिए इनका रुको और जाओ, जैसे हमारे 3 लाइट्स होती हैं, ग्रीन, येलो और रेड। जब भी हम ट्रैफिक फ्लो पे खड़े होते हैं तो जो भी चौराहा और जो भी स्थिति होती है उसके अनुसार एक ग्रीन होती है, एक रेड होती है, एक येलो होती है। तो जैसे ग्रीन बत्ती आती है रुक जाते हैं, फिर जैसे येलो बत्ती होती है तो हम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अब ग्रीन बत्ती होने वाली है, और जैसे ग्रीन होती है हम चले जाते हैं। तो इनका तात्पर्य ये है कि प्रकृति हमें कुछ समय के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कुछ ऐसी बाधाएं आती हैं जिनके कारण प्रकृति हमें कुछ समय के लिए क्या कर सकती है, रोक सकती है, लेकिन पूर्णतः बाधित नहीं कर सकती, एक ब्रेकर का काम कर सकती है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि प्रकृति जो है ट्रैफिक पुलिस का काम कर सकती है। इन्होंने मानव और प्रकृति के समायोजन पर बल दिया है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे फ्रांस के विचारधारा की मानव की क्षमता सर्वोपरि है, वो प्रकृति को जीत सकती है, प्रकृति में प्रत्येक क्षेत्र के अंदर परिवर्तन कर रही है। तो इसी विचारधारा को उन्होंने नकारा। दूसरी जो विचारधारा थी प्रकृति की शक्ति, यानी प्रकृति पूर्ण रूप से मानव को प्रभावित करती है, यानी प्रकृति जैसा कहेगी मानव को वैसा रहना पड़ेगा। क्योंकि फ्रांस वाले कहते हैं कि नहीं, प्रकृति जैसा कहेगी वो नहीं, मानव की क्षमता है और प्रकृति से वो अपनी क्षमता के अनुसार परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। लेकिन ये जो मानव की विचारधारा है, जो मानव की क्षमता की विचारधारा है, फ्रांस की विचारधारा है, इसके कारण प्रकृति में अंधाधुंध दोहन हुआ है, शोषण हुआ है प्रकृति का, और जिसके कारण विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय प्रदूषण समस्याएं जो है वो सामने है। तो इन सबका निदान करने के लिए ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना दी, जिसको नवनिश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है, वैज्ञानिक नीतिवाद के नाम से जाना जाता है। वो है मानव और प्रकृति का संबंध। तो यहां से मानव कुल की जो परिभाषा है उनका एक संबंध हमारे को दिखाई देता है, हमारे को एक संबंध दिखाई देता है कि मानव और प्रकृति के समायोजन का अध्ययन ही मानव भूगोल की प्रकृति है। मानव भूगोल में मानव और प्रकृति के समायोजन का, उनको तालमेल बैठा के जो अध्ययन किया जाता है वो मानव भूगोल का है। तो 3 विचारधाराओं से ये सामने हमारे स्पष्ट हुआ है कि जो परिभाषाएं हम करेंगे तो उसमें दिमाग में आपके आगे है कि मानव भूगोल में किसका अध्ययन करना है। मुख्य रूप से जो अध्ययन है मानव भूगोल में
वो ना तो प्रकृति का है पूर्ण रूप से, ना ही मानव की गति, यानी कि दोनों के स्वरूप का अध्ययन। क्योंकि मानव जो है वो जो भी परिवर्तन करेगा, जो भी अपना विकास करेगा, वो किसके अंतर्गत रह के करेगा? प्रकृति में रह के करेगा। किसमें रह के करेगा? प्रकृति में रह के करेगा। और प्रकृति जो है वो मानव को निश्चित रूप से प्रभावित भी करेगी। तो मानव की क्षमता और प्रकृति दोनों के तालमेल का जो स्वरूप है वही इसके अंदर शामिल किया जाता है। दोनों के स्वरूप जो है, उनका तालमेल जो है, वही इसमें शामिल किया जाता है। कल मैंने कहा कि मानव भूगोल के जो जन्मदाता है फ्रेडरिक हेगल, उन्होंने मानव की गतिविधियों पर ध्यान दिया। तो इसमें जो फ्रेडरिक की अंतर्गत आते हैं, तो उनके अनुसार उनकी जो परिभाषा है, इन सभी परिभाषाओं में आपको एक चीज ध्यान देखने को मिलेगी कि प्रकृति और मानव के संबंधों को इसमें दर्शाया जाता है। उसका अध्ययन का मुख्य बिंदु जो रहता है वो प्रकृति और मानव के संबंधों का अध्ययन है। तो इसमें है कि मानव भूगोल में मानव समाजों एवं धरातल के तत्वों का संश्लेषित अध्ययन किया जाता है। इसी के अनुसार एक शिष्य थी जिनका नाम निकल पड़ा कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल या सैम्पल, इन्होंने भी अपनी परिभाषा दी और उस परिभाषा में इन्होंने माना कि मानव भूगोल चंचल मानव एवं अस्थिर पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनों का अध्ययन है। दो परिभाषा हम देख रहे हैं कि इनके अंतर्गत आपने देखा, कल भी मैंने बताया था भाषा अलग हो सकती है, लेकिन इनका जो स्वरूप सामने निकल के आता है मानव भूगोल में, वो यही आता है कि प्रकृति और मानव के बीच संबंधों का जो अध्ययन है उसी का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। तो मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के तत्वों का संश्लेषित अध्ययन किया। संश्लेषित का मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसका अध्ययन किया जाता है। अब इसमें दो नाम आए, समाज और धरातल। कल हमने पढ़ा था कि मानव भूगोल में मानव प्लस प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। अब प्रकृति को इन्होंने किस नाम से जाना? धरातल के नाम से जाना, ठीक है ना। कल भी मैंने कहा था कि परिभाषा कुछ भी हो सकती है, लेकिन इनका जो बेसिक होता है वो बेसिक जो है वो ये मानव और प्रकृति का है। इसमें हेगल ने कहा कि मानव भूगोल में समाजों एवं धरातल के तत्वों का संश्लेषित अध्ययन किया जाता है। संश्लेषित का मतलब होगा बहुत गहराई से, हर एक तत्व का बहुत अच्छे से अध्ययन किया जाता है इसमें। तो इसमें ये समाज जो है वो मानव को इंगित कर रहे हैं और ये धरातल जो है वो प्रकृति को इंगित कर रही है। इसी प्रकार कुमारी एलन सैम्पल जो है, जो शिष्य थी, हालांकि ये अमेरिका की थी और ये जर्मनी के थे, तो अमेरिका की होने के बावजूद भी ये शिष्य होने के कारण इनकी जो परिभाषा है वो देखिए क्या करिए, मानव भूगोल चंचल मानव। चंचल मानव का मतलब मानव कोई न कोई क्रिया लगातार करता रहता, हमेशा एक्टिव रहता है। या चंचल का मतलब एक्टिवनेस से, हमेशा एक्टिव रहना, कोई न कोई कार्य, कोई न कोई किसी प्रकार का परिवर्तन इस प्रकृति के अंतर्गत लगातार करता रहता है।
तो वो है चंचल मानव एवं अस्थिर पृथ्वी। अस्थिर पृथ्वी का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी अस्थिर है, हमेशा मोशन करती रहती है, हमेशा घूमती रहती है, अपने अक्ष पर हमेशा घूमती रहती है, तो वो जो है वो अस्थिर पृथ्वी है। इसके अलावा पृथ्वी के अंदर बहुत सी हलचलें होती रहती हैं, इन सब भूकंप, ज्वालामुखी, इन प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं, तो ये अस्थिर पृथ्वी। तो यहाँ अस्थिर पृथ्वी का मतलब प्रकृति हो गई, और ये चंचल मानव है, मानव का समूह हो गया। तो बात नहीं आ रही मानव और प्रकृति का ध्यान सभी परिभाषा। तो मानव कोई भी परिभाषा, किसी भी परिवार की परिभाषा हो, उन सब परिभाषाओं के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहता है वो क्या रहता है कि मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। ऐसे पारस्परिक परिवर्तनों, पारस्परिक का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े हुए। जैसे अभी ग्रिफिथ टेलर ने जो परिभाषा जो अपने विचारधारा की, उसमें ये नाम लिखा था, प्रकृति और मानव के समायोजन पर बल दिया, एडजस्टमेंट करना, पारस्परिक एक दूसरे के निर्भर रहना, एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना, वो क्या कहलाता है? पारस्परिक परिवर्तन कहलाता है। और परिवर्तन एक दूसरे में रहकर वो एक दूसरे को प्रभावित करता है, एक दूसरे में परिवर्तन। जब मानव है वो प्रकृति में भिन्न प्रकार के परिवर्तन करता है, ठीक है, पर प्रकृति भी अपने विभिन्न प्रकार की, चाहे वो जलवायु की व्यवस्था हो, चाहे वो स्थलीय परिवर्तन की व्यवस्था हो, किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो, वो परिवर्तन से मानव को प्रभावित करते हैं। तो इन सबका अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत आता है? मानव भूगोल के अंतर्गत। ये कुमारी परिभाषा के रूप में आती है। इसके अलावा एक दूसरी जो परिभाषा है वो डिकेन और किक्स ने दी है। इसमें उन्होंने कहा है कि मानव और उसके कार्यों का समाविष्ट किया गया है। इसमें मानव भूगोल में मानव एवं उसके कार्य को समाविष्ट किया गया है। क्या किया गया है? समाविष्ट किया गया है मानव भूगोल में। मानव और उसके कार्य, मानव का है और वो कार्य क्या करेगा? प्रकृति में रहकर करेगा। इसका मतलब उन्होंने प्रकृति नाम नहीं दिया, बल्कि मानव के कार्य कह दिए। तो मानव के जितने भी कार्य हैं वो सारे प्रकृति में रहते हो सकते हैं। जैसे मान लो हमें प्यास लगी, पानी गिरा, वो पानी है कहां का? प्रकृति। हम जिस धरातल पर विचरण कर रहे हैं वो धरातल का है? प्रकृति का। जहां से हम अनाज खा रहे हैं वो जो भूमि से अनाज हुआ है वो भूमि का की है? प्रकृति की। तो वो सारे जो कार्य हैं वो कार्य प्राकृतिक तत्वों के रूप में ही मानव अपने हिसाब से करता रहता है। तो यहाँ भी सीधा मानव का नाम ले लिया और यहाँ उसके कार्य करते, तो कार्य का तात्पर्य क्या हुआ? कि प्रकृति। तो दोनों के संबंधों का जो अध्ययन है समाविष्ट किया गया है, दोनों के अध्ययन को ही इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा एक विचारधारा है कि मानव भूगोल, ये पाल विडाल डी ला ब्लाश, पाल विडाल डी ला ब्लाश जो है उनके द्वारा एक परिभाषा इसमें दी गई है कि मानव भूगोल पृथ्वी, मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार या नया विचार या नया मत देता है, जिसमें भौतिक तत्वों को
नियंत्रित करने वाले नियमों नियंत्रित करने वाले नियमों एवं पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट अध्ययन करता है। अब इसमें देखो आप पॉइंट बड़ी है कि समझने में बात वही कर रहे हैं जो मानव गोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का यानी कि दोनों के संबंधों का अध्ययन इसमें किया जाता है और संबंधों के अध्ययन करने का एक नया विचार रहता है। नया विचार का तात्पर्य हुआ कि मानव गोल में जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें ये नहीं है कि केवल प्रकृति का अध्ययन हो और ऐसा नहीं है कि उसमें मानव का अध्ययन हो, बल्कि मानव की क्षमता को थोड़ा ज्यादा अध्ययन करने की कोशिश की है। जैसे धरती प्रकृति को ज्यादा महत्व दिया, वैसे इन्होंने मानव की क्षमताओं को ज्यादा महत्व दिया, लेकिन फिर भी मानव भूगोल में जो अध्ययन की स्थिति बताई उन्होंने दोनों के पारस्परिक संबंधों का, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और समायोजित होकर वो अध्ययन किया जाता है, वो एक नया विचार देता है। मानव भूगोल जो है वो दोनों के संबंध को एक नया विचार देता है कि पुराने समय में केवल प्राकृतिक तत्वों का ही अध्ययन किया जाता है, जिसमें भौतिक तत्वों को नियंत्रित करने वाले नियम या इन जीवों को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, धूप है, हवा है, जलवायु की व्यवस्था है, ठीक है ना, अन्य प्राकृतिक जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो सारे के सारे भौतिक तत्व हैं। तो इनको नियंत्रित करने वाले नियमों एवं यानी इस प्रकृति के अंदर जो नियम दिन रात होते हैं, बरसात होती है, मौसम बदलते हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है ना, तो ये इसके अलावा इस भूमि पर कहीं न कहीं परिवर्तन होता रहता है। खैर आज हम यहाँ हैं तो अमेरिका में किसी क्षेत्र के अंदर ज्वालामुखी फटा होगा, ठीक है, भूकंप आया होगा,